ये रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हो गई। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बिना बोर होते हुए और मेरे द्वारा बिना बोर किए गए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन इस टॉपिक में पढ़ना क्या है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में ये समझ लें कि जो IMP क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है ना, और जो भी मतलब एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के आपके मॉडर्न तक, या आप मेडाइवल कह लें, यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका सोसाइटी कैसी थी, आपकी वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, वहाँ का आपका इकोनॉमी कैसी थी, है ना, वहाँ का आपका आर्ट एंड कल्चर कैसा था, वहाँ का आपका रिलीजन कैसा था, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो बस ये सब चीज़ें, ये आपकी पूरी ग्रेवी है, ठीक है ना। और ये बस बदलता रहेगा, ये कभी पनीर हो जाएगा, कभी मटर पनीर हो जाएगा, ये कभी बटर पनीर मसाला हो जाएगा, बस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो नोट्स में आ जाएंगे हम। लेकिन अपन ये देख लेते हैं बेसिक जो सब बोलते हैं ना। तो देखिए, ये आपका 2350 से 1750 के अराउंड पे इवॉल्व हुआ। ठीक है, पहला इसका अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखें तो ये एक शहरी सिविलाइजेशन है। ठीक है, दूसरा आप इसको देखें कि इसका प्रसार कहाँ तक था। तो आप इसका प्रसार देखेंगे तो नॉर्थ में ये जम्मू कश्मीर का जो हमारा मांडा है वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो यूपी में जो आलमगीरपुर है यहाँ तक फैला हुआ है। आप साउथ में देखेंगे तो जो महाराष्ट्र का दैमाबाद है यहाँ तक फैला हुआ है। और चौथा, अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में एक आपको जगह पड़ेगी सुतका गंडोर। ठीक है, तो उधर तक फैला हुआ है। तो इस तरीके से इसका नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ऐसा इसका प्रसार है। अब जम्मू कश्मीर आज भी नॉर्थ में है, यूपी आज भी ईस्ट में है, महाराष्ट्र आज भी आपके साउथ में पड़ेगा, और वेस्ट में आपका उत्तराखंड और आज भी पड़ेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें बेसिक मतलब थोड़ा सा ये कि और ऐसा आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जोग्राफिकल विस्तार बताइए, तो पहले तो आपको ये बता देना है, ठीक है ना, ये सब कुछ। इसके बाद आपको थोड़ा सा और प्रसार करना है तो भाई चीनाब नदी आज भी जम्मू कश्मीर बहती है, वहाँ पर थी। ठीक है, आपके यहाँ पे हिंडन नदी थी, ठीक है ना, ईस्ट में। आपके यहाँ साउथ में आज भी गोदावरी नदी है ना, आपका मेला लगता है। फिर आपके वेस्ट में यहाँ पे दास्क नदी थी, है ना। तो इस तरीके से ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है कि चारों दिशाएं याद रखनी है, चारों दिशा में कौन कौन सा शहर था, है ना, मैक्सिमम कहाँ तक फैला हुआ था, ये है। फिर जैसे आज आप देखेंगे ना कि हम बोलते हैं कि यहाँ कश्मीर से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक ऐसे फैला हुआ है। तो ऐसे ही एक इसका एक्सपांसन कहाँ तक था इसकी बात चल रही है। तो नदी हो गई, ये चार नदियाँ हो गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो एक प्रकार से जोग्राफिकल इसका ये विस्तार हो जाएगा। फिर अगर हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो था, ठीक है, उसमें जैसे हम देखते हैं कि भाई कुछ शहरों की बात होती है, ठीक है, तो उसके जो शहर थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे। तो ऐसे शहर अगर आप देखने जाएं कि भाई आपका हड़प्पा था, ठीक है, आपका मोहनजोदड़ो था, ठीक है, आपका कालीबंगा था। अब यहाँ पे ऐसे आपको बेसिक शहर याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि प्रीलिम्स की तरह यहाँ पे हमको ये याद नहीं करना है कि हड़प्पा में ये मिला, मोहनजोदड़ो में ये मिला। ये हमें एक ओवरऑल हिसाब से याद रखना है कि हम लेट सपोज हमने बोला कि कालीबंगा से हमको लिपस्टिक मिला, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ये इकोनॉमी में, सोसाइटी में, पॉलिटी में कहाँ फिट हो सकता है। बस हमें ये देखना है, हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि किस जगह पे क्या मिला। जैसे लेट सपोज हम देखते हैं कि जो धौलावीरा था, है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट का सोर्स था। तो अब हमें देखना है कि इसको हम कहाँ फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान नहीं रखना कि वाटर मैनेजमेंट के लिए धौलावीरा में कुछ अच्छा मिला। हमें देखना है कि इस वाटर मैनेजमेंट वाले टॉपिक को हम सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर कहाँ पे पुट कर सकते हैं, बस ये देखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ की जो सोसाइटी थी, ठीक है, यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो सब कैसी थी। आगे सब आपको मिल जाएगा, एक बेसिक सा यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की से सबसे पहले जो उसका बहुत फेमस चलता है ना, टाउन प्लानिंग। तो अगर मान लीजिए आपको आ जाए
टाउन प्लानिंग कितने नंबर में आ रहा है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, ठीक है। और MPPSC में ऐसा कुछ इंग्लिश वाले कोई तोपचंद नहीं है, नॉर्मल ही है, ठीक है। हिंदी वाले भी उतना ही है जितना इंग्लिश वाले हैं, तो बस आप देख लीजिए। तो टाउन प्लानिंग में जैसे मोस्टली हमें क्या बताना होगा और क्या नहीं बताना होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे पहले तो अपन नगर बता दिए, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे आगे। दूसरा हमने वहाँ के भवन कैसे थे ये बता दिए, ठीक है। तीसरा हम वहाँ पे सड़कें जो थी वो बता दिए, ठीक है। जो नालियाँ थी वो बता दी। अब सिटी में क्या होता है, ये सब तो होता है ना, ठीक है। फिर जैसे किसी सिटी में स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है ना, वो बता दिए। फिर वाटर मैनेजमेंट बता दिए, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कर दिए। अब जैसे जो नगर थे, ठीक है ना, तो कैसे नगर थे, दो टाइप से बटे हुए थे, है ना। आप इसको ये गढ़ बना लीजिए और ये निचले शहर हो गए, ठीक है, इस तरीके से बटा हुआ था। दूसरा जो भवन थे, अच्छा नगरों में फिर नाम लिख सकते हैं कि हड़प्पा हो गया, ये उस समय के स्मार्ट सिटी हैं ये, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, धौलावीरा। फिर आपका इसके अलावा कालीबंगा, इसके अलावा आपका रोपण, है ना, फिर लोथल। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये सब नगर आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद भवन में, तो जो भवन थे कहीं कहीं हमें 2 मंजिला भवन भी मिले हैं, ठीक है। अब जो भवन बने हैं तो भाई देखिए पक्की ईंटों से बने हैं, ठीक है ना। जो खिड़कियाँ, मतलब खिड़कियाँ रहती थी घरों में। फिर कुछ घरों के अंदर ही मतलब हमको कुएँ देखने को मिले हैं, स्नानागार देखने को मिले हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। फिर सड़कें हैं जो 90 डिग्री में काट रही हैं, ऐसी मिली हैं, ठीक है। फिर नालियाँ हैं कि घर के बाहर नालियाँ बनी हुई हैं, है ना, जिससे आपका जो वेस्टेज है पानी वो चला जाता है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है रास्तों पे, ठीक है। जिस अब ऐसे आज के समय की जैसी नहीं है, अब हाइपोथेटिकल चीज़ है। आप समझिए कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, मतलब कि स्ट्रीट है, इस पर लाइट लगी हुई है। लाइट का मतलब क्या है कि लाइटें जैसे टंगा दिया गया खंभे पे, ठीक है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट है बहुत तगड़ा, ठीक है। फिर पेट होल्स बने हुए हैं कि जो बरसात का जो पानी है वो बह के इजीली चला जाता है, ऐसे पेट होल्स बने हुए हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है कि टाउन प्लानिंग में क्या आएगा। अब इस टाउन प्लानिंग में हम ये तो नहीं लिखने जाएंगे कि यहाँ की जो महिलाएं थी उनको इक्वल राइट्स था, है ना, ये टाउन प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। ये टाउन प्लानिंग में क्या क्या हिस्सा है, आप अपने चारों ओर एक बार नज़र घुमाएंगे, किसी नॉर्मल से टाउनशिप में चले जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ के भवन कैसे बने हैं, वहाँ सड़कें कैसी हैं, नालियाँ कैसी हैं, स्ट्रीट लाइट है कि नहीं है, वाटर मैनेजमेंट है कि नहीं है। थोड़ा बहुत आज के ज़माने हम ये देखते हैं कि पार्क है कि नहीं है, फिर हम ये देखते हैं कि स्विमिंग पूल है कि नहीं है। तो इस तरीके से बस आप नज़र घुमाएंगे तो आपको उसी से कंपेयर कर देना है, और आज के और जब उसका आप एक कंक्लूजन लिखें तो बिल्कुल आप उसको स्मार्ट सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप यहाँ का इकोनॉमी लिखने जाएंगे, ठीक है ना, तो हमें ये ध्यान देना है कि हम कोई सा भी टॉपिक लिख रहे हो, चाहे हम इंडस वैली लिख रहे हो, चाहे हम वैदिक लिख रहे हो, चाहे हम मौर्यन लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। हमें बस क्या इकोनॉमी में बस क्या पॉइंट ध्यान देने हैं, क्या हमें पहला पॉइंट ध्यान देना है कि भाई वहाँ की इकोनॉमी का मेन सोर्स क्या था, ठीक है ना, वहाँ की इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें ऐसी शामिल थी जो उस जगह की अर्थव्यवस्था को बेहतर बना रही थी, ठीक है। तो हमें अब उस ज़माने में पशुपालन होता था, भाई आज के ज़माने में भी होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उस ज़माने में कृषि भी होती थी, भाई आज के ज़माने में भी होती है। और आज भी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से ले करके आज तक जो भारत है वो कैसा है, कृषि प्रधान, ठीक है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी है, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि उद्योग और धंधे कुछ रहे होंगे, है ना, यही सब तो इकोनॉमी में पार्ट होते हैं ना, ठीक है। ये दोनों आपको प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब तब सर्विस सेक्टर जैसा कुछ था नहीं, है ना, कॉल सेंटर या फिर सॉफ्टवेयर IT जैसा कुछ अभी है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उद्योग धंधे थे। अब उद्योग धंधे में क्या क्या थे वो अपन देखते हैं। जैसे कि वस्त्र उद्योग, ठीक है ना, जो आप जानते हैं कि बहुत फेमस था इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का। वस्त्र उद्योग के बाद अगर आप देखेंगे कि जो मृद भांड है ना, बहुत जगह पे मृद भांड मिले हैं। कहीं पे कोई ब्लैक पॉट में ब्लैक पॉट है उसको लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है ना, रेड पॉट है उसको ब्लैक रंग से रंगा गया है, इस टाइप से पॉट्स मिले हुए हैं। फिर मृदभांड के बाद आप वहाँ देखेंगे कि मनका निर्माण का कारखाना मिला हुआ है, ठीक है ना, मनका मतलब मोती बनाना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि खिलौने भी मिले हुए हैं,
फिर अगर आप मोहर वगैरह देखेंगे तो ये सब कैसे बनी होंगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे अब नगर नियोजन, ठीक है, ये भी इकोनॉमी के अंडर आ जाएगा, क्योंकि नगर जो है व्यापार के बड़े केंद्र होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इसका व्यापार था, है ना, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चलता था, ठीक है ना। इंटरनल में तो आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो क्षेत्र हैं, है ना, जो शहर है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सब के बीच में जो ट्रेड हो रहा तो इंटरनल ट्रेड हो ही है। और जो एक्सटर्नल ट्रेड था, ठीक है ना, उसमें इसका ट्रेड चल रहा है मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, ईरान के साथ, बलूचिस्तान के साथ, है ना। तो आप देखेंगे कि इनका ट्रेड चल रहा है मेसोपोटामिया, ठीक है, फिर बलूचिस्तान, वही वाला बलूचिस्तान जो अभी सुर्खियों में था, ठीक है ना। उसके बाद बलूचिस्तान के बाद फिर आपका ये आपका क्या बोलते हैं, मध्य एशिया में ईरान वगैरह जो थे, ठीक है ना, तो इनके साथ भी ट्रेड चलता था। अच्छा, अब ये ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड में कुछ चीज़ें आ जा तो रही होंगी ना। तो ट्रेड में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, तो इनके ट्रेड में आ रहा है क्या, सोना मंगा रहे हैं ये, तांबा मंगा रहे हैं ये, ठीक है ना, सोना। अच्छा, जो कर्नाटक था तब वो पार्ट किसका था, एक्सटर्नल पार्ट था, एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा मतलब इनसे, है ना। आप देखिए महाराष्ट्र तक तो सीमा खत्म हो जा रही है ना, तो सोना तांबा ये सब मंगाया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया से चांदी मंगाई जा रही है, ठीक है ना, तब भी नहीं मान रही महिलाएं, तब भी सोना चांदी पहने, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट क्या होता था, ठीक है, अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट क्या होता था, आप देखेंगे कि सस्ते दाम पर मंगा करके महंगे दाम पे बेच रहे होंगे, है ना। सोना तांबा, हाथी दांत, ठीक है, हाथी नहीं बेच रहे, हाथी दांत, ठीक है ना। और ये जो अपना टेक्सटाइल वगैरह हमें बन ही रहा था, तो सूती वस्त्र जो है ये सब भेजा जा रहा था। तो एक्सपोर्ट में क्या चीज़ें हो रही थी, इंपोर्ट में क्या हो रही थी, ये आप क्लियर हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे अगर आपने इकोनॉमी वाला सेक्शन पकड़ा है, तो इकोनॉमी में आपको क्या क्या ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, पहला क्या, पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे, ठीक है ना, फिर नगर नियोजन, और उसके बाद व्यापार, ठीक है ना। ये तो मतलब आप इसको तो छोड़िए मत, कि जैसे आप समझिए कि हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें प्याज, है ना, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, सब चीज़ें डालते हैं, तो वैसे ही ये सब चीज़ें हैं, है ना। फिर अब आप उसमें चाहे गोभी डाल दें, चाहे उसमें पनीर डाल दें, फिर चाहे उसमें आप चिकन डाल दें, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये कोर है, इतना तो हमको याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं नोट से ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको ये क्लियर होगा कि हाँ हमको ये पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। अब हम ये देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी है, ठीक है ना, वो कैसी होगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि उस समय, अब करेंसी तो आज के ज़माने में चल रही, तब तो चल नहीं रही थी, तो बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है ना। तो एक दूसरे से ये दो, एक हाथ लो, इस टाइप वाली चीज़ें चलती थी। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। तो सोसाइटी कैसी थी ये देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो वो शहरी समाज था एक, ठीक है। तो शहरी समाज था वो, तो उस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमें वर्तमान परिदृश्य से थोड़ा सा अलग समझना पड़ेगा, बाकी उतना कुछ भी ऐसा अलग नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वर्ग विभाजन था, ठीक है। अब वर्ग विभाजन को आप ऐसे समझिए कि आप इसको वर्ण व्यवस्था से मत जोड़िए, लेकिन कुछ कुछ वैसे ही है। जैसे कि एक विद्वान वर्ग है, ठीक है ना, दूसरा एक क्षत्रिय वर्ग है जो लड़ झगड़ रहा है, मतलब युद्ध लड़ रहा है, ठीक है ना। इसको आप, हम क्षत्रिय की जगह हम इसको योद्धा लिख लें, ठीक है ना। और एक अगला वर्ग कौन सा है, फिर अगला वर्ग व्यापारी वर्ग होगा, ठीक है। फिर इसके बाद श्रमिक वर्ग आएगा। अब इसी को ही बाद में वर्ण व्यवस्था में यही चार लोग हर जगह मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसी को ही जब और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया तो वर्ण व्यवस्था बन गई, फिर और कॉम्प्लेक्स हो गया तो ये आपकी जाति व्यवस्था बन गई, ठीक है। तो अभी वर्ग विभाजन है, फिर इसके बाद आपका क्या विभाजन हो जाएगा, वर्ण विभाजन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ तक ठीक है ना, ये इन सब का ओपन फॉर्म है ना, कि चीज़ें ऐसी ही होती है कि कोई एक घर में कोई आदमी होता है जो इंटेलिजेंट होता है, एक ऐसा होता है कि मार धाड़ में आगे होता है, एक ऐसा होता है कि उसका एकदम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब में चलता है, और एक ऐसा होता है कि जो बस भाई मिल जाए खा लें बस हो गया, इस टाइप वाला। तो ये सब जगह होते हैं।
तो कोई व्यक्ति अपने कर्म से विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक कुछ भी बन सकता है ना। वो पैदा ऐसा नहीं होता है कि वो पैदा ही विद्वान हुआ है, ठीक है। दूसरा हमें देखते हैं कि बहुप्रजाति समाज था, ठीक है ना। अब बहुप्रजाति समाज का क्या मतलब है, जैसे आज के समय में आप देखिए कि आपको निग्रो मिल जाएंगे, ठीक है। आज के ज़माने में आपको मंगोलियन मिल जाएंगे, द्रविडियन मिल जाएंगे, आर्यन मिल जाएंगे। तो इस टाइप से बहुप्रजाति था। तो कहने का मतलब यह है कि इधर पे उस समय आपके भूमध्य सागरी जो है, ठीक है, ये लोग भी साथ में रह रहे हैं। फिर अल्पाइन क्षेत्र जो है ये आपको मिलेगा यूरोप में, यहाँ के लोग रह रहे हैं। फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, है ना। अब बताइए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में हमारे यहाँ की ट्राइब्स आती हैं बहुत सारी, जिसमें कि आपने सुना होगा नाम भील वगैरह का, ठीक है ना। फिर उसके बाद मंगोलाइड जो चीन वाले एरिया में मिलते हैं। तो ये तमाम जो है इस टाइप से प्रजातियाँ रहती थी, ठीक है। तो हमें इनको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि और क्या था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ का समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, ये ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा मिटा दूँ तो अपना काम आसान हो जाएगा। ये कीवर्ड बस याद रखिए आपकी, बहुप्रजाति समाज था, ठीक है ना। और वर्ग विभाजन था। तो इकोनॉमिकली उसको मत बांटिए कि कोई मिडिल क्लास, अपर क्लास, इस टाइप से नहीं, ठीक है। बस ये याद रखिए आपकी वर्ग विभाजन था और बटा था विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी में और फिर श्रमिक में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, तीसरा हमारा क्या है कि मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। ये आपको सातवाहन वंश में मिलेगा, पर ये अलग था उससे, ठीक है ना। मात्र सत्तात्मक समाज था, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी प्रतीत होती है, ठीक है ना। साथ ही हड़प्पा स्थलों से जो हमें मात्र देवी की मूर्तियां मिली हुई हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो एक हमें चित्र दिखा है जिसमें से एक महिला के उदर से पृथ्वी का उदय होता हुआ दिखाया गया है, प्रकृति का उदय दिखाया गया है। तो ये दिखाता है कि मतलब सृष्टि का जो निर्माण है एक महिला से हुआ है। तो इस तरीके से ये जो सोसाइटी है पैट्रियार्कल ना होकर के मात्र सत्तात्मक है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये विषमता मूलक समाज है, ठीक है। विषमता मूलक का मतलब जो उधर नगर मिलते हैं, जो हमें दुर्ग और टीले मिल रहे हैं, ठीक है, उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि इस समाज में एक क्लासिफिकेशन था, ठीक है, कि एक जो वर्ग है इधर रहेगा, एक जो वर्ग है वो इधर रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये शिक्षित और शांति प्रिय लोगों का समाज था। अब ये कैसे पता चलता है, मान लीजिए कि आप एक सोसाइटी में घूमने गए। अब उस सोसाइटी में आपको एक हफ्ते आपने गुजारे, ठीक है। अब आप ये एक सोसाइटी एक ये है, एक सोसाइटी बी है। अब इस सोसाइटी में आपने एक हफ्ते गुजारे, आपको बिल्कुल भी शोरगुल नहीं देखने को मिल रहा है। लोग मतलब आपस में लोगों से बात भी कर रहे हैं, पर बिल्कुल भी इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा सीन हो, कोई दारू पी करके या कोई अन्य असामाजिक गतिविधियां नहीं कर रहा है। वहीं आपने यहाँ एक हफ्ता गुजारा और आपने देखा कि भाई यहाँ के लोग मार धाड़ कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके साक्ष्य आपको कैसे मिलेंगे, आप अपने घर में सो रहे हैं और कोई खूब चिल्ला चोट कर रहा है, ठीक है। किसी के घर के बाहर आपको चाकू दिख रहा है, किसी के घर के बाहर आपको ईंट फेंकी हुई मिल रही है। तो इन सब एविडेंसेस से आप किसी के घर की कांच की खिड़की टूटी हुई है, अब इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि यार ये सोसाइटी जो रहने लायक नहीं है, हाँ ये है। तो ऐसे ही जब आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले तो उन्होंने इससे एक अंदाज़ा लगाया कि हाँ ये सोसाइटी मतलब इस सभ्यता में जो लोग रहते थे वो शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि ऐसे कुछ हथियार, धारदार हथियार या वगैरह वगैरह ऐसी कोई चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। फिर यहाँ के लोग जो हैं वो क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर मनोरंजन के साधन क्या थे उनके, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद हम इसमें ये भी देखते हैं कि इनमें अंतिम संस्कार कैसे होता था, ठीक है। तो आज के ज़माने की ही तरह होता होगा, अब ऐसी कुछ नई अलग विधि तो होगी नहीं, ठीक है ना। अब जैसा आज भी क्या होता है कि मतलब समाधि देते हैं, ठीक है, जला देते हैं, ये 2-3-4 चीज़ होती हैं। और जैसे पारसियों में होता है कि वो उनको खुले में छोड़ देते हैं ताकि उनको मृत
मतलब उसमें शरीर को जानवर खा ले ताकि उनके भी काम आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो है हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था। तो समाज में क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं हमें मोस्टली ये याद रखना है, तो हमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं होगा कि अरे हमें अगर याद नहीं भी है तो भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज जो है वो कैसा होगा, है ना। पहले तो आप ये लिख दो शहरी था, फिर आप लिख दो कि मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, इसको लिखने के लिए एविडेंसेस भी आपको चाहिए। शहरी लिखने के लिए आपको एविडेंसेस चाहिए। ठीक है ना, वर्ग विभाजन था। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ग विभाजन के साथ साथ और क्या व्यवस्था थी यहाँ पे हमने देखा था, जैसे कि बहुप्रजाति लोग थे, है ना। आज के ज़माने की तरह आज भी बहुत सारे बहुप्रजाति लोग रहते हैं इंडिया में। फिर बहुप्रजाति के साथ साथ और हमने क्या देखा था कि यहाँ मात्र सत्तात्मक समाज था। ये सॉरी ये लिखा चुका है ना। हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ के लोग शिक्षित थे, है ना, क्योंकि जो यहाँ पे माप तौल की जो चीज़ें मिलती है उसको समझने के लिए मैथ्स आना चाहिए। ठीक है ना, और खेती किसानी वाटर मैनेजमेंट जो अच्छी चीज़ें, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए एजुकेशन की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शांतिप्रिय समाज था। तो ये कीवर्ड्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि सोसाइटी में हमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक नहीं डालने और इकोनॉमिक्स में हमें साइंस के सोसाइटी के टॉपिक नहीं डालने। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ का रिलीजियस मैटर जो था, है ना, धार्मिक व्यवस्था जो थी वहाँ यहाँ की ये कैसी थी। अच्छा, इसको समझने के लिए बस हमें कीवर्ड समझना है। बाकी आपने इतना इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है कि आपको आप सपने में भी उठिएगा, आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ कोई मंदिर तो मिली नहीं, ठीक है भैया, तो ये प्रकृति पूजक थे। ठीक है, ये साक्ष्य कैसे मिला कि एक वृक्ष है ना, उसके चारों ओर परिक्रमा लगाई गई है, तो उससे पता चल रहा है। ठीक है, दूसरा ये जो है परलोक की अवधारणा भी यहाँ थी, है ना। और जो हड़प्पा सभ्यता के सावधान स्थल पर रोजमर्रा के प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं मिली है ना, उससे पता चलता है कि पारलौकिक जीवन में भरोसा करते हैं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पारलौकिक जीवन में विश्वास। ठीक है ना, जैसे आज के समय भी होता है कि हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसके बाद 9-10 दिन तक उसके एक खास स्थान पर उसके लिए भोजन रखने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखते हैं कि यहाँ पे मात्र देवी की उपासना होती थी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि पशुपति के उपासक भी थे। ठीक है, जो पशुपति की आपको मूर्ति मिली होगी, है ना, जो कि एक ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है, जो शिव जी का प्रोटो रूप बताते हैं जिसको, है ना। तो पशुपति की उपासना, ठीक है ना, ये पता चलता है हमको। फिर लिंग व योनि पूजा के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, आज भी बहुत से स्थलों में लिंग व योनि पूजा होती है। आप अगर भूटान जैसे देश जाएंगे तो वहाँ पे आज भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद योग में विश्वास, है ना। अब ये कैसे पता चलता है कि ये पता चलता है कि जो आदि शिव की प्रतिमा है वो जिस ध्यान मुद्रा में बैठी है वो डिनोमिनेट करती है कि हाँ यहाँ के लोगों को ऐसा कुछ ज्ञात रहा होगा या ज्ञान रहा होगा इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो इस तरीके से आप एक मोटा माटी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस तरीके का रिलीजियस सिस्टम था। ठीक है, अब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको स्किप करके मोस्टली हमें देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था वहाँ पे उसका पतन कैसे हुआ, है ना। लेकिन इसके पहले हमारा एक टॉपिक बचा है छोटा सा कि यहाँ की पॉलिटी कैसी थी, है ना, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब एक कीवर्ड लिखते हैं कि देखिए, कोई बोलता है कि पुरोहित वर्ग शासन करता था, कोई बोलता है व्यापारी वर्ग शासन करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग में लगाते हुए आप ये समझिए कि अगर पुरोहित वर्ग शासन करता था तो ये क्यों बोला गया। ठीक है, और व्यापारी वर्ग शासन करता था ऐसा क्यों बोला गया। पुरोहित वर्ग शासन करता था ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जो हमें मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी युक्त टेराकोटा की जो मूर्ति मिली है ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो थे इन सब के लीडर थे। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, तो उससे जो पिगट महोदय वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसको चलाने पुरोहित वर्गों का हाथ था। ठीक है, लेकिन इसका इस बात से ही खंडन हो जाता है कि अगर कोई पुरोहित चला रहा था, है ना, तो भाई मंदिर क्यों नहीं थे। ठीक है, दूसरा अगर कोई व्यापारी वर्ग चला रहा है तो उसका समर्थक कौन है, उसके समर्थक आप हमारे RS शर्मा जी हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि
जो नगरों की उपस्थिति है, ठीक है ना, जो व्यापार की स्थिति है, ठीक है, और जो समानता है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, समान मापतौल है, ठीक है, समान व्यापारिक मोहरे हैं, मुद्राएं हैं, इस मुद्राएं सॉरी नहीं है, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है वो पूरा कैसे चल रहा है। तो इनका ये कहना है कि इस चीज़ों को देख करके इनका ये कहना है कि व्यापारी वर्ग ही होगा जो इनको अच्छे से चला सकता है, लेकिन इसका खंडन इस बात से हो जाता है कि जो व्यापारिक वर्ग है ना, तो उसका स्पष्टता ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिला। अब हमें उसको उल्लेख नहीं मिला का मतलब ये है कि कहीं अगर दूसरी जगह पे भी जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं तो उसमें भी ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो मोटा माटी आप ये समझिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, है ना, यहाँ पे केंद्रीकृत शासन रहा होगा, तभी जो धौलावीरा है, तभी आपका जो हड़प्पा है, फिर आपका जो मोहनजोदड़ो है ना, इन सब जगह पे एक जैसा सिस्टम है, ठीक है, एक जैसा ही सिस्टम है इन सब जगहों पे। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि यहाँ की पॉलिटी के लिए आपको ये मिलेगा कि जो यहाँ पे सारी चीज़ें हमको मिल रही है, नगर व्यापार, व्यापारी वर्ग, ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, ये हमें इस तरीके से मिल रही हैं कि एक सिमेट्री दिखा रही हैं कि हाँ, यहाँ पे एक ही वर्ग था जिसका शासन चलता था, है ना। उसको समझने के लिए जैसे आप ये देखिए स्लाइड में, अगर आप देखेंगे कि भाई केंद्रीकृत प्रशासन है, ठीक है ना, और गढ़ शासन है। गढ़ शासन मतलब ये है कि गढ़ों की उपस्थिति जो है वो दिखाती है जो शहरी प्रबंधन है उसकी कोई देख रेख करने वाला प्रशासनिक शासक वर्ग है। दूसरा कानून और व्यवस्था, तो जिस तरीके से वो संगठित लेआउट है, बुनियादी ढांचा है ना, वो शासन और सामाजिक विनियमन को दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था अगर नहीं होती तो इस तरीके से एक संगठित क्षेत्र नहीं चल पाता। और ये कैसे चल रहा होगा, क्योंकि एक वर्ग होगा, राजनीतिक वर्ग, जिसको संभाल रहा होगा, क्योंकि जहाँ की अच्छी पॉलिटिकल स्थिति है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है, मतलब, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होने के लिए लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें एक से वाइस वर्सा जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लोक निर्माण, तो जिस तरीके से जल निकासी प्रणालियाँ, सार्वजनिक स्नानगृह और लोक कल्याणकारी परियोजनाएं हैं, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है, ठीक है ना, जिसको इन सब तमाम चीज़ों की फिक्र हो और केंद्रीकृत प्रशासन चला रहा हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक केंद्रीकृत प्रशासन चल रहा था, ठीक है। तो मोटा माटी आपको यहाँ पे 2-4 चीज़ लिखनी है। पहला तो ये कि केंद्रीकृत शासन, दूसरा आप लिखिए व्यापारी वर्ग या पुरोहित वर्ग, है ना, दोनों में से कोई एक शासन चला रहा था, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये लिखना होगा कि जो गढ़ शासन है वो भी चलता था, जिससे शहर प्रबंधन अच्छा होता था, ठीक है। ये सब हाइपोथेसिस है, ऐसे चलता था। अब हमें मोस्टली ये देखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारी थी, है ना, ये सब आपको हमने आगे पहले ही बता दिया है कि उसका पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो उसका पतन हुआ ऐसे कि कोई बोलता है कि पर्यावरण परिवर्तन, ठीक है। अब पर्यावरण परिवर्तन एक दिन में तो होता नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो आप पतन में इसमें लिख सकते हैं कि अल्पावधि और दीर्घकालीन, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब दीर्घकालीन वाले में हमारा पर्यावरण परिवर्तन आएगा, जिसमें नदी प्रणालियाँ जो थी, है ना, जैसे सरस्वती नदी जो थी आपकी वो सूख गई, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया, तो जल आपूर्ति कम हो गई, इसकी वजह से कृषि और बस्तियाँ प्रभावित हुई। दूसरा, मुझे कलर बदल लेना चाहिए। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से सूखे की स्थिति हो गई, कम वर्षा हो गई, तापमान में उतार चढ़ाव हो गया, जिससे खाद्यान्न की कमी हो गई, ठीक है ना। फिर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ठीक है, भूकंप, ठीक है। दूसरा, व्यापार में गिरावट। अब यहाँ का तो मुख्य आधार ही व्यापार था, तो क्या व्यापार गिर गया, समुद्री गतिविधि कम हो गई, तो क्या बाहरी व्यापार बंद हो गया। तो एक ये सब कारण, मतलब मिले जुले कारण है, आप देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम जब आएँ तो सामाजिक आर्थिक कारक, ठीक है। सामाजिक आर्थिक कारक में कि आर्थिक गिरावट आ गई, है ना, मतलब जनसंख्या बढ़ गई, संसाधनों की कमी हो गई, जिससे अस्थिरता आ गई, मतलब रिसोर्स कम हो गए और लोग बहुत सारे हो गए। फिर इंटरनल संघर्ष तो नहीं हो गया कि सामाजिक अशांति या सत्ता संघर्ष ने पतन में योगदान दे दिया हो, जो गढ़ और निचले स्तर के जो निचले
स्थल पे जो लोग रहते थे उनके बीच कोई संघर्ष तो नहीं हो गया। फिर आक्रमण या प्रवास कि आर्यों का आक्रमण हो गया, ठीक है, और उस वजह से इंडो आर्यन उधर आ गए और ये लोग यहाँ से चले गए, ठीक है। कोई महामारी जैसे कोविड या फिर ऐसी कोई बीमारी फैल गई जिसकी वजह से खराब स्वच्छता बीमारियों का प्रसार हो गया और वो लोग वहाँ पे जनसंख्या कम हो गई, पलायन कर गए। या शहरी क्षय हो गया कि वो शहर बेस्ड नियोजन था, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं शहर उसके जल निकासी प्रणाली और शहरी संरचनाओं का रखरखाव नहीं हो पाया, इस वजह से शहरी क्षय हो गया और फिर वो लोग छोड़ के चले गए। तो निष्कर्ष ये है कि अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक कारकों के संयोजन के कारण हुआ है, तो धीरे धीरे सामने आए। अब आप एक बात याद रखिए कि शुक्र माने आए कि हड़प्पा जो सभ्यता है ना, उसके जो एविडेंसेस है ना, वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल है, मतलब अभी उन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो जब उन्हें अभी पढ़ा नहीं गया है तब ये हालत है। तो जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन कितने सारे अपने सामने पढ़ने की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी चीज़ें हैं मोस्टली वो हाइपोथेसिस है ना, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा पाया गया है। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच।